हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं मरुधरा स्टडी। पिछली क्लास के अंदर हमने संविधान सभा टॉपिक पढ़ा था, जिसकी प्ले लिस्ट बना दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे संविधान सभा के पदाधिकारी की। हमने संविधान सभा टॉपिक पूरा पढ़ लिया है, लेकिन पदाधिकारी रह गए हैं। इसको मैं क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि लोक सेवा आयोग है ना, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग RS जैसी बड़ी भर्तियों के अंदर है, तथ्य रहित प्रश्न पूछ लेता है। तथ्य रहित प्रश्न के अंदर पूछ लेता है, जैसे कि संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा था, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। फिर संवैधानिक सलाहकार किसे कहा जाता है, तो आज हम उनकी जिक्र करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप शेयर करना ना भूलें। आज बात करते हैं संविधान सभा के पदाधिकारियों की। उससे पहले एक बात कर लेता हूँ। कल मैंने टेलीग्राम पर एक पोल दिया था, जिसके अंदर कहा था कि आपको कौन सी क्लास पसंद है, पॉलिटिकल की, हिस्ट्री की, या फिर जियो, या फिर कल्चर। तो इसके अंदर 50% से अधिक बच्चों ने कहा था कि सर मैं पॉलिटिकल की क्लास चाहिए, वो भी शाम को। तो आज आपके कहे अनुसार मैं पॉलिटिकल की क्लास लेकर आ रहा हूँ और इसको मैं पूरा करवाऊंगा एकदम डिटेल के साथ। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे मांगू कहीं सब्सक्राइब भी मांगू। आप जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये पेड पे मिलता है, पेड कोर्स लेना पड़ता है। मैं बिल्कुल फ्री करवा रहा हूँ, निःशुल्क करवा रहा हूँ। तो आप इसको सब्सक्राइब एक तो काम कर दिया, ठीक है नहीं? तो आज संविधान सभा के पदाधिकारियों का जिक्र करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग भारतीय संविधान। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो भारत का संविधान है वो एक दिन की देन नहीं, एक दिन की उपलब्धि। इसके अंदर याद रखना 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। और 166 बैठक, कितनी बैठक है? 166 बैठक और 12 अधिवेशन, 12 अधिवेशन है, 12 अधिवेशन, 12 अधिवेशन, या फिर हम कह सकते हैं 12 स्तर। 12 स्तरों के बाद में भारत का संविधान है वो पूरा हुआ था। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित संविधान विश्व का सबसे बड़ा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर अनुच्छेद याद रखना। इसके अंदर अनुच्छेद कितने हैं? 395 है। कितने हैं? 395। वर्तमान के अंदर ये अनुच्छेद 400 450 के प्लस हो चुकी है। कितनी? 450 से अधिक हो चुकी है। वो कैसे हो चुकी है? जैसे हम बात करते हैं अनुच्छेद 243 के अंदर याद रखना, ए से लेकर जेड, जी, जड, ऐसे ये अनुच्छेद जुड़ चुके हैं। तो इनका काउंट करेंगे ना तो ये 200, ये 450 से प्लस हो सकता है। बात करते हैं संविधान के भाग। भारत के संविधान के भाग कितने हैं? मूल संविधान के अंदर कुल 22 भाग थे और वर्तमान में भी 22 है। लेकिन गणना के आधार पर अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना, गणना के आधार पर 25 या 26 प्लस है, 25 प्लस है। कैसे है? जैसे संविधान का भाग हम 9 पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? संविधान का भाग 9 के अंदर 9 के पढ़ते हैं और 9 खे पढ़ते हैं। 9 के और 9 खे, एक ये हो गया, एक ये, कितना हो? 2। एक हम संविधान का भाग 14 पढ़ते हैं। 14 के अंदर 14 के पढ़ते हैं। 14 के पढ़ते हैं। 14 के अंदर किसका उल्लेख है? अधिकरण का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? अधिकरण का उल्लेख है। इन सब को काउंट करने के बाद संविधान के कुल कितने भाग हो जाते हैं? 25। वो भी कैसे? गणना के आधार पर। लेकिन आपको पूछा जाए कि मूल संविधान के कुल कितने भाग थे, तो याद रखना 22 भाग थे। और याद रखना इसके अंदर अनुसूची की बात करें, अनुसूची मूल संविधान के अंदर कुल कितनी अनुसूची थी? 8 थी। इनके अंदर बढ़ोतरी होती है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। वर्तमान के अंदर याद रखना, वर्तमान में कितनी है? वर्तमान के अंदर कुल 12 अनुसूची है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हमने बात कर लिया संविधान के कुल कितने भाग है और अनुच्छेद कितने और अनुसूचियां कितनी है। अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। आगे हम बढ़ते हैं। बात करते हैं मित्रों BN राय की। किसकी? BN राय की। याद रखना BN रॉय। BN राय को हम क्यों पढ़ रहे हैं? याद रखना इसको क्या कहते हैं?
इसको कहा जाता है संविधान का कानूनी सलाहकार। क्या कहते हैं इसको? संविधान सभा का संविधान सभा का कानूनी सलाहकार, बी.एन. राय को संविधान का कानूनी सलाहकार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? याद रखना, बी.एन. राय थे ना, इनका कार्य था कि विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करना और इसकी जो रिपोर्ट है वो प्रारूप समिति को देना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? संविधान का कानूनी सलाहकार कहा जाता है। तो लिख देते हैं हम लोग, इसका कार्य क्या था? इसका कार्य याद रखना, इसका कार्य था विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करना और इसकी रिपोर्ट है वो प्रारूप समिति, इसे यह मसौदा समिति कहते हैं। प्रारूप समिति या मसौदा समिति को देना। बी.एन. राय का कार्य क्या था? विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करना और इसकी रिपोर्ट अब प्रारूप समिति को देना। उसके बाद हम बात करते हैं एस.एन. मुखर्जी। एक नाम आता है एस.एन. मुखर्जी। इसको क्या कहते हैं? याद रखना मित्रों, इसको क्या कहेंगे हम लोग? एस.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का योजनाकार, संविधान सभा का योजनाकार। इसको क्या कहते हैं? संविधान सभा का योजनाकार। योजनाकार इसको क्यों कहते हैं? योजनाकार याद रखना, इसको क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि इसका कार्य था कि क्या था कि संविधान सभा के सामने आए कठिन शब्द आते थे, उनका सरल शब्दों में व्याख्यान करता था। याद रखना इसका कार्य, संविधान सभा के सामने आए कठिन शब्दों को सरल भाषा में बताना या पेश करना। इनका कार्य क्या था कि संविधान सभा के सामने कठिन शब्दों को सरल भाषा में बताना या पेश करना। इससे पहले याद रखना बी.एन. राय को और क्या उपलब्धि थी? याद रखना ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर, कहाँ लिख देते हैं इसको? यहाँ लिख देते हैं बी.एन. राय। याद रखना अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर ये भारत की ओर से प्रथम न्यायाधीश थे। भारत की ओर से न्यायाधीश रह चुके हैं। और याद रखना अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को क्या कहते हैं? शांति भवन कहते हैं इसको। और किस नाम से जाना जाता है? शांति भवन।
अगर आपने यहाँ तक उतार दिया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इससे आगे बात करते हैं। इसके बाद में हमारे सामने एक और शब्द, एक और नाम आता है, याद रखना, HBR आयंगर। HBR आयंगर, इसकी क्या भूमिका रहती है याद रखना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको याद रखना संविधान सभा, इसको संविधान सभा का सचिव, संविधान सभा का इसको सचिव नियुक्त किया गया था। किसको, HBR आयंगर को। उसके बाद में बात करते हैं बसंत कृष्ण वेद। याद रखना बसंत कृष्ण वेद। बसंत कृष्ण वेद की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था, बसंत कृष्ण वेद ने किया था। याद रखना संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन, याद रखना हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वेद ने किया था। किसका, हिंदी संस्करण का सुलेखन। एक पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का, भारत का जो मूल संविधान था उसको इटैलिक शैली के अंदर लिखा गया था, जिसका सुलेखन किसने किया था, प्रेम बिहारी रायजादे ने किया था। लेकिन आपसे पूछ ले कि हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था, बसंत कृष्ण वेद ने किया था। इससे आगे चलते हैं। याद रखना प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा, इसकी क्या भूमिका रहती है, याद रखना इसके बारे में कि जो भारत का संविधान था, भारत का मूल संविधान, संविधान सभा ने जो मूल संविधान था उसको इटैलिक शैली के अंदर लिखा था। कौन सी शैली के अंदर लिखा था, इटैलिक शैली के अंदर लिखा था, जिसका सुलेखन किसने किया था, प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था। तो हम ये बात लिख देते हैं कि संविधान सभा ने मूल संविधान कौन सी शैली में, इटैलिक शैली में, इटैलिक शैली में लिखा, जिसका सुलेखन रायजादा ने किया। भारत संविधान सभा ने मूल संविधान वो इटैलिक शैली में लिखा था, जिसका सुलेखन वो किसने किया था, रायजादा ने किया था। रायजादा ने सुलेखन। अब बात करते हैं इटैलिक शैली। इटैलिक शैली किसे कहते हैं, सोचो बताओ। आप मुझे बताओ कि इटैलिक शैली है वो किसे कहते हैं, कमेंट के अंदर बताना। उससे पहले चलो मैं बता देता हूँ आपको इटैलिक शैली। हम जब, जैसे मान लीजिए
हम कोई पे फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, या फिर आपने किसी कोई कोर्स ले रखा है, उसके अंदर हम पूरा फॉर्म फिल कर देते हैं, उसका एड्रेस भर लेते हैं, अंतिम के अंदर एक बॉक्स के अंदर याद रखना कैप्चा आता है, जैसे बड़ा जी तिरछा आई फिर 7, या फिर कह सकते हैं हम लोग छोटा आर और बड़ा एल। इन सबको हम पहचान के एक पास में एक और डब्बा होता है, उसके अंदर हम लिख देते हैं और फिर सबमिट करते हैं, सबमिट। इसी को हम क्या कहते हैं, इटैलिक शैली कहते हैं। यानी कि भारत का संविधान है वो मूल संविधान है वो इटैलिक शैली के अंदर लिखा गया था, ऐसे लिखा गया था, जिसका सुलेखन किसने किया था, राय जादे ने किया था। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, सर मैं यहाँ से समझ में गया, तो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर से समझा दूंगा डिटेल से। तो स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं। एक नाम आता है, याद रखना, नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। और एक नाम आता है ब्यूअर, ब्यूअर 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 राम मनोहर, राम मनोहर। याद रखना इनके बारे में। भारतीय संविधान था ना, भारतीय संविधान का मूल, याद रखना, भारतीय संविधान का मूल संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यकरण, मूल संस्करण का सौंदर्यकरण शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा किया गया। वो कौन से थे, ये दोनों थे, कौन से, नंदलाल बोस और ब्यूअर राम मनोहर, जो कौन थे, शांति निकेतन के कलाकार थे। याद रखना, संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यकरण इन्होंने ही किया था। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग, याद रखना, भारतीय संविधान था, संविधान सभा की जो मोहर थी, याद रखना, मोहर, संविधान सभा की जो मोहर थी उसके ऊपर कौन सा प्रतीक चिन्ह था, उस पर याद रखना, हाथी का प्रतीक चिन्ह, हाथी का प्रतीक चिन्ह अंकित है। संविधान सभा की मोहर पर हाथी का प्रतीक चिन्ह अंकित है। याद रखना, प्रेम बिहारी रायजादा, जो मैंने बताया था कि वो मूल संविधान वो इटैलिक शैली के अंदर लिखा गया था, पीछे मैंने समझा दिया, आप एक बार देख करके देख सकते हैं। उसको आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड, याद रखना, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड ने इसको कई बार पूछ लिया प्रश्न, ये प्रश्न कई बार पूछ लिए, ये भी पूछे जाते, तो आप इसको हल्के में मत लेना, वीडियो को पूरा देखना और नोट्स बनाने, इसको बार बार पढ़ना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर उठते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अब बात करेंगे संविधान की आलोचना। जब भारत का संविधान पूर्ण रूप से बन गया तो उस समय इसकी आलोचना की गई थी विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा, ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा। जैसे एक का नाम है, सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, संविधान की आलोचना, संविधान सभा की आलोचना। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग
लॉर्ड विस्काउंट की, किसकी बात करेंगे हम लोग? लॉर्ड विस्काउंट। किसकी बात करेंगे हम? लॉर्ड विस्काउंट की। याद रखना, इसने संविधान सभा को क्या कहता है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। किसका? वकीलों का, सॉरी भारतीय संविधान है वो हिंदुओं का निकाय है, हिंदुओं का निकाय। भारतीय संविधान हिंदुओं का निकाय है। किसने कहा था? लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। क्या कहा था? भारतीय संविधान है वो हिंदुओं का निकाय है। ऐसा क्यों कहा था? ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि अल्पसंख्यकों को, याद रखना, अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। इसीलिए लॉर्ड विस्काउंट ने क्या कहा था? भारतीय संविधान है वो हिंदुओं का निकाय। उसके बाद बात करते हैं आइबरजेनिक्स। आइबरजेनिक्स क्या कहते हैं? याद रखना, पहला और दूसरा अर्थ है क्या? आइबरजेनिक्स। आइबरजेनिक्स ये क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की क्या आलोचना करते हैं? ये कहते हैं कि भारतीय संविधान है वो, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। किसका? वकीलों का स्वर्ग। वकीलों का स्वर्ग। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था? तो आइबरजेनिक्स ने कहा था। ऐसा इन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि इनका मानना था कि अगर संविधान के संपूर्ण तथ्यों को समझना है तो हमें न्यायपालिका की शरण लेनी पड़ेगी। न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर कह सकते वकीलों का हमें न्यायपालिका की शरण लेनी पड़ेगी और वकीलों का हमें आश्रय लेना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा था कि वकीलों का स्वर्ग है। उसके बाद में बात करते हैं हम लोगों ग्रीनवीन ऑस्टिन की। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग ग्रीनवीन ऑस्टिन। उन्होंने भारतीय संविधान की क्या आलोचना की थी, क्या कहा था, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। याद रखना, ग्रेनविल ऑस्टिन इनका भारतीय संविधान के प्रति क्या मत था? याद रखना, इनका कहना था कि भारतीय संविधान, याद रखना, भारतीय संविधान एक दलीय, याद रखना, भारतीय संविधान एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है जिसमें सभा ही कांग्रेस है, और कांग्रेस ही सभा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था कि भारतीय संविधान एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है जिसके अंदर सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही सभा है। इन्होंने संविधान सभा की कार्यवाही को तीन भागों में बांटा था, तीन भागों में विभाजित किया था। याद रखना, एक था सर्वहारा
दूसरा था सर्वसम्मति, सर्वसम्मति, और तीसरा था परिवर्तन, परिवर्तन के आधार पर बदलाव या चयन, परिवर्तन के आधार पर बदलाव या चयन। याद रखना सर्वसम्मति, हमारे जो संविधान सभा को जो मत मिले थे सर्वसम्मति से मिले थे। याद रखना एक हम बात कर लेते हैं सार्वभौमिक, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। याद रखना सार्वभौमिक वयस्क मत, ये एकमात्र ऐसा प्रावधान था जो सबसे कम समय में और बिना विवाद के पारित किया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका मतलब ये होता है कि जब बालक का वयस्क हो जाए यानी कि उसकी आयु 18 वर्ष की हो जाए तो उसको वोट देने का अधिकार, वोट या मत देने का, वोट या मत देने का अधिकार, वो भी किसी के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा अनुसार। तो ये संविधान सभा में कब, इसको कब मंजूरी मिली थी? याद रखना 61वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन था? याद रखना इसको, याद रखना 61वां संविधान संशोधन 1989 को इसको मंजूरी मिली थी। 1989 के अंदर यह पारित किया गया था, जो कि बिना वाद विवाद के पारित किया गया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।